मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा विषय है वह है परमानेंट एलिमनी यानी स्थायी भरण पोषण। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को एक निर्णय दिया है जिसमें कि ये पूरी व्यवस्था दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला आया था जिसको निर्धारित करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को ये व्यवस्था दी कि स्थायी भरण पोषण जारी करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है पासपोर्ट इंपाउंड का मामला भी आया, उसमें भी व्यवस्था दी। घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले भी आए तो उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी। तो मित्रों, उस पर आने से पहले जो है मामले के जो संक्षेप में मैं तथ्य बताना चाहूँगा, ब्रीफ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि मामला क्या था। मित्रों, इस मामले में जो है एक पति पत्नी जो कि भारत के निवासी थे, उनका विवाह जो है 19 फरवरी 2018 को हिंदू रीति रिवाजानुसार संपन्न हुआ, जिसके बाद जो है वे मार्च 2018 में ही यूएसए चले गए। यूएसए जाने के बाद जो है उनका वैवाहिक जीवन केवल 80 दिन का रहा। उसी दौरान उनके जो है काफ़ी झगड़े फसाद हुए, वहाँ भी उनके द्वारा शिकायत की गई और उनका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि वे वापस भारत आ गए। वापस जाते समय पति के साथ पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया और उसके साथ रहने से मना कर दिया, क्योंकि उनके जो मन में जो काफ़ी कटुता आ गई थी। पति जो है वापस यूएसए में चला गया। उसके पति के जाने के बाद पत्नी ने भारत की विभिन्न अदालतों में जो है घरेलू हिंसा अधिनियम सेक्शन 12 का जो है वाद पेश किया, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, 125 सीआरपीसी के तहत जो है भरण पोषण प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की गई, 405, 406, 407, 120 भी आईपीसी आदि की कार्रवाई की गई। वह पासपोर्ट भी जब्त किए जाने हेतु कार्रवाई शुरू उसने करवाई। इसी तरह जो है जो पत्नी की सास थी उसके द्वारा भी जो है मुकदमे दर्ज कराए गए, क्योंकि उसको काफ़ी प्रताड़ित किया गया और मन मुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि विवाह को जो है आगे चलाना संभव नहीं हो पाया। इसी दौरान जो है जो अपीलांट था, जो पति था, उसका जो है पासपोर्ट इंपाउंड कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ काफ़ी आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए थे और तथा उसको एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। और यहाँ जो है जो डीवी एक्ट के मामले चल रहे थे उसमें उसको अनुपस्थित मानकर, उसको गैर हाजिर मानकर जो है उसके विरुद्ध जो है सेक्शन 31, 32 की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो पूरे मामले जो है कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे, वहाँ से रिलीफ ना मिलने पर अपीलांट ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसने 142 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शादी को, अपने विवाह को डिसॉल्व करने के लिए भी जो है उसने प्रार्थना लगाई, उसने एप्लीकेशन लगाई, गुहार लगाई और उसने कहा कि उसकी जो है शादी में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी शादी में इरिट्राइबल ब्रेकडाउन हो चुका है, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसकी विवाह को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है पासपोर्ट का मामला आया, घरेलू हिंसा डीवी एक्ट का मामला आया, और स्थायी भरण पोषण का मामला आया और अन्य आपराधिक मुकदमे भी जो उनके दोनों पक्षकारों के बीच एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए गए थे, उन सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको सुनवाई करते हुए, पूरे मामले को सुनवाई करते हुए कुछ व्यवस्थाएं दी। डीवी एक्ट के बारे में व्यवस्था दी, पासपोर्ट के बारे में व्यवस्था दी, स्थायी भरण पोषण के बारे में व्यवस्था दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है मामले को निस्तारित करते हुए बताया कि जो स्थायी भरण पोषण को जो निर्धारित करना है, उसको जो स्थायी भरण पोषण का जो अमाउंट निर्धारित करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स को देखा जाना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है उन पर सब पर गौर करना चाहिए। मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तथा रेस्पोंडेंट यानी पत्नी के मुताबिक वो करीब 8 लाख रुपए प्रति माह कमाता था तथा पत्नी भी एक जो है सरकारी नौकरी में लगी हुई थी जिसको 50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को गौर किया। पति का कहना था कि मुकदमेबाजी के कारण जो है वो नौकरी नहीं कर पा रहा है और वह बेरोजगार हो गया है और इस समय उसके पास कोई कमाई के स्रोत नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट्स ले डाउन किए, जो 8 बिंदु जो ले डाउन किए, और जो कि पहले भी जो है रजनीश नेहा, अतुल सुभाष व अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी व्यवस्था दे चुका है। तो ये फरवरी 2025 में जो लेटेस्ट जजमेंट है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 8 पॉइंट्स जो है 8 बिंदुओं का जो है
व्याख्या दी, व्यवस्था दी और बताया कि जो है स्थायी भरण पोषण का जो निर्धारण करते समय देखना है कि दोनों पक्षकारों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कैसी है, दोनों के समाज में क्या स्थिति है, क्या उनकी जो है परिस्थितियां हैं, किस प्रकार वो जीवन यापन करते हैं और भविष्य में जो है पत्नी बच्चों की वह जो है भरण पोषण के लिए उसके पास क्या बुनियादी उसके पास ज़रूरतें हैं, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। तथा दोनों पक्षों के पास क्या योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, दोनों के पास और योग्यताएं क्या है, उन चीज़ पर भी गौर किया जाना चाहिए। और संपत्ति के साधन व आय के साधन दोनों के पास क्या है, इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि दोनों के पास जो है इनकम किस तरह के, क्या सोर्स हैं, उनके पास क्या संपत्ति है, किराया आता है नहीं आता है, या कि किस तरह जो है वो जीवन यापन करेंगे। ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर किस तरह का रहा, यानी कि मैट्रिमोनियल होम में जब पत्नी रहती थी तो उसका जीवन जो है यापन किस तरह का रहा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का रहा, क्या उसने परिवार की देखभाल हेतु नौकरी छोड़ी। कई बार ऐसा होता है कि जो है पत्नी जो है बच्चों की देखभाल के लिए, घर गृहस्थी की देखभाल के लिए नौकरी में होते हुए भी नौकरी को छोड़ देती है, सेक्रीफाइस करती है परिवार के जो है देखभाल के लिए। तो इस बिंदु को पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि इस बिंदु को भी देखा जाना चाहिए कि क्या पत्नी ने जो है परिवार के लिए सेक्रीफाइस किया, परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी। तथा इस बिंदु पर भी गौर किया जाएगा कि जो कानूनन जो मुकदमे दोनों पक्षकारों के बीच में चल रहे हैं उसके खर्चे का वहन किस तरह किया जाएगा यदि पत्नी नौकरी नहीं करती है। तो यदि पत्नी नौकरी करती है तो सक्षम है, वो अपना गुजारा कर सकती है, अपने मुकदमे लड़ सकती है। लेकिन काफ़ी मामले ऐसे होते हैं कि पत्नी के पास कोई आय का स्रोत नहीं होता है, इनकम नहीं होती है, लेकिन मुकदमे चलते हैं तो मुकदमों में आना जाना भी पड़ता है और उसमें काफ़ी खर्च होता है। तो इस बात पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसको जो है उचित राशि मिले पत्नी को। सबसे लास्ट में जो है पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई के साधन, उसका गुजारा भत्ता देने के बाद उसके पास क्या आय बचेगी, अन्य उसके परिवार में क्या जिम्मेवारियां हैं, उस बात पर भी गौर किया जाएगा। तो मित्रों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 बिंदु, जो 8 पॉइंट्स ले डाउन किए, 8 बिंदु निर्धारित किए, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जो भरण पोषण में, स्थायी भरण पोषण में इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि पत्नी की क्या स्थिति है, पति की क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनके क्या कमाई के स्रोत हैं, क्या आय के स्रोत हैं, पति के पास जो है भरण पोषण देने के बाद उसके पास और क्या पारिवारिक जिम्मेवारियां होती हैं, पत्नी जो है कमाती है कि नहीं कमाती है। तो इन सब बिंदुओं पर गौर किया जाएगा। तो मित्रों, इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 8 पॉइंट्स पर जो है गौर करने के बाद पत्नी को स्थायी रूप से जो है 25 लाख रुपए जो है भरण पोषण के रूप में उसको प्रदान करने के आदेश दिए और सारी परिस्थितियों पर गौर किया। इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है घरेलू हिंसा अधिनियम पर भी अपनी जो है व्याख्या दी, अपना जो है निर्णय दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है ये क्वासी क्रिमिनल जो है नेचर के कार्रवाई है, जिसके अंदर पक्षकारों की उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। तथा जो लोअर कोर्ट था जिन्होंने कि पति की गैर मौजूदगी में जो है कार्रवाई शुरू की ब्रीच ऑफ ऑर्डर के लिए, वो उचित नहीं थी क्योंकि उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। तथा उसके विरुद्ध जो है उसका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया था और ऐसे में जो है उसका उपस्थित होना संभव नहीं था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीवी एक्ट के मामलों में जो है पक्षकारों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्वासी क्रिमिनल इन नेचर होती है। केवल सेक्शन जो 31 है, जो ब्रीच और प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच है, उसमें जो है 31 और 32 में क्रिमिनल कार्रवाई होती है, बाकी पूरी कार्रवाई सिविल नेचर की होती है। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के बारे में भी व्यवस्था दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट जो है, जो भी एक व्यक्ति का एक अधिकार होता है, उसकी एक लिबर्टी है, उसकी एक स्वतंत्रता है विदेशों में जाने की, यात्रा करने की, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो देश के लिए इमरजेंट सिचुएशन को छोड़कर, देश की संप्रभुता या इमरजेंट सिचुएशंस जो होती हैं उनको छोड़कर पासपोर्ट को जो है साधारणतया बिना सुनवाई के जब्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई इमरजेंट सिचुएशन नहीं थी, ऐसी कोई हालात नहीं थे कि उसके पासपोर्ट को जो है बिना सुनवाई के जब्त किया जाता। केवल उनके जो पति पत्नी के बीच में जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसके आधार पर उसका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया था।
जबकि उसको कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट को बिना सुनवाई के जब्त किया जाना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, जब तक कि ऐसी कोई इमरजेंट सिचुएशन ना हो जो देश के लिए खतरा उत्पन्न करती हो, जो देश के हित में ना हो। ऐसी सिचुएशन में जो है आप बिना सुने जो है पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकते हैं, लेकिन इस प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट को इस तरह जब्त किए जाने को गलत माना और पासपोर्ट को रेस्टोर करने के आदेश दिए। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने भी मामले पेंडिंग थे, उनके क्रिमिनल केसेस थे, सिविल केसेस थे, डीवी एक्ट के केसेस थे, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के थे, विवाह विच्छेद के थे, उन सबको भी जो है सबको निरस्त कर दिया। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो 142 आर्टिकल के तहत जो शक्तियां प्रदान की गई है, जो अपीलांट था उसकी एप्लीकेशन थी कि उसके विवाह को जो है डिसोल्व कर दिया जाए, विवाह को विच्छेद कर दिया जाए, क्योंकि उसके बीच में जो है सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके शादी का इरिट्राइबल ब्रेकडाउन हो चुका है और उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके विवाह को अभी विच्छेद कर दिया, जबकि उनका विवाह केवल 80 दिन के लिए, उनका वैवाहिक जीवन केवल 80 दिन के लिए रहा और उस दौरान भी उनके काफ़ी मनमुटाव रहे। तो मित्रों, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरह जो व्यवस्था दी है, तो ये इसमें जो इसका जो निचोड़ है, इसका जो निष्कर्ष है, वो हम कह सकते हैं कि किसी भी भरण पोषण को निर्धारित करने के लिए 8 बिंदुओं को देखा जाना चाहिए कि जो पति पत्नी की जो सामाजिक स्थिति क्या है, भविष्य में पत्नी और पति के बच्चों की जो है बुनियादी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा, दोनों पक्षों की योग्यताओं को और रोजगार को देखा जाना चाहिए, आय और संपत्ति के साधन देखे जाने चाहिए, ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर किस तरह का था, उस परिवार की देखभाल की यदि उसने अपने जो है नौकरी को छोड़ दिया है या उसने त्याग किया है तो उस बात को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। कानूनी लड़ाई के लिए जो है यदि पत्नी नौकरी नहीं करती है तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई, वह उसके गुजारा भत्ता देने के बाद उसके पास और क्या जिम्मेवारियां हैं, उसके पास क्या आय के स्रोत हैं, इन चीज़ों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तथा ये भी निष्कर्ष निकला कि डीवी एक्ट की कार्रवाई जो है क्वासी क्रिमिनल होती है, उसमें पक्षकारों के उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो है ये निकला कि जो पासपोर्ट जो है जिसको इम्पाउंड किया गया था, किसी को भी बिना सुनवाई किए अवसर दिए जो है पासपोर्ट को जब्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कोई इमरजेंट सिचुएशन ना हो या देश के खिलाफ ऐसी कोई सिचुएशन ना हो कि जब बिना सुनवाई के अवसर किए जब्त किया जाए। तो मित्रों, जो ये जो निर्णय था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 20 फरवरी 2025 को आया, ये जो केस का नाम था विशाल शाह वर्सेस मोनालिसा नाम का जो केस है, इसको आप जो है पढ़ना चाहें तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इसका डिटेल अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।